नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में दी गई एक कविता पर्वत प्रदेश में पावस। इस कविता को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 1900 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। तो इस कविता में हम देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। कविता का सारांश सुन लीजिए। कविता में उन्होंने पर्वतों से घिरी हुई एक एरिया या एक क्षेत्र के बारे में वर्णन किया है जहां पर वर्षा हो रही है और वर्षा होने के कारण उस पर्वतीय क्षेत्र में क्या क्या बदलाव होते हैं, उस पर्वत पर क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं या उसके अगल बगल या नीचे क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, इसी का वर्णन इस कविता में किया गया है। तो चलिए पहला काव्यांश उठाते हैं और देखते हैं कि कवि ने क्या कहने की कोशिश की। पावस, पहले कविता का मैं थोड़ा सा वाचन करूंगा। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृत वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपनी सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। पहले काव्यांश का हम अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। इस काव्यांश में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा, उसको ध्यान से देखिए, चाहे तो आप नोट डाउन कर लीजिए। पावस ऋतु, पावस का मतलब होता है वर्षा, ऋतु का मतलब है मौसम। वर्षा का मौसम था यानी बरसात का मौसम था, बारिश का मौसम था, वर्षा ऋतु थी। पर्वत प्रदेश, और किस प्रदेश में यह वर्षा हो रही थी? यह वर्षा पर्वतों से घिरे हुए प्रदेश में हो रही थी। मान लीजिए जो पर्वत होते हैं, मैंने यहां पर एक समझने के लिए डायग्राम जैसा बना दिया, पर्वतों की चोटियां हैं, ठीक है। ऐसे पर्वतों से घिरे हुए, चारों तरफ से घिरे हुए क्षेत्र में वर्षा हो रही थी। तो पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, प्रदेश यानी क्षेत्र, यहां प्रदेश का मतलब है क्षेत्र से, पर्वतों से भरा हुआ या पर्वतों से घिरा हुआ प्रदेश था और वहां पर वर्षा ऋतु आई थी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, हर पल, पल पल कहने का मतलब है हर पल, प्रत्येक पल परिवर्तित हो रही थी। कौन? प्रकृति। प्रकृति का जो वेश है, वेश का मतलब क्या है? यहां वेश का मतलब है वेशभूषा। प्रकृति का जो वेश, प्रकृति की जो वेशभूषा थी वो पल पल परिवर्तित हो रही थी, क्योंकि जो वर्षा ऋतु आई हुई थी पर्वतीय क्षेत्र में, वो कुछ इस तरह का चमत्कार देखने को मिल रहा था पर्वतीय क्षेत्र में कि पल पल प्रकृति अपना वेश बदल रही थी, प्रकृति में परिवर्तन हो रहा था। मेखलाकार पर्वत अपार। अब देखिए, मेखलाकार में दो शब्द मिला हुआ है, मेखला और आकार। मेखला का मतलब होता है करघनी, जो कमर में पहनी जाती है। अब करघनी जो होती है वो किस आकार की होती है? गोल आकार की होती है। और उसी गोल आकार के पर्वत जो थे वो विशाल पर्वत फैले हुए थे। अपार मतलब जिसको पार पाना मुश्किल हो, या विशाल पर्वत आप कह सकते हैं। तो चारों तरफ से, मान लीजिए चारों तरफ से पर्वत घिरा हुआ है, ऐसी कोई एरिया है जहां, ऐसा कोई क्षेत्र है जहां चारों तरफ से पर्वत ही पर्वत घिरे हुए हैं, पहाड़ ही पहाड़ घिरे हुए हैं, पहाड़ की चोटियों ने जिस क्षेत्र को घेर लिया है, ऐसे गोल आकार वाले पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, क्या हो रहा है? वर्षा हो रही है। तो यहां लिखा गया है मेखलाकार पर्वत अपार, गोल आकार में विशाल फैले हुए पर्वत क्या कर रहे हैं? अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अपने मतलब खुद के, सहस्त्र मतलब होता है हजारों, दृग मतलब होता है आंखें, सुमन का मतलब होता है पुष्प, फाड़ से मतलब है खोल करके देखना। अब यहां कहने का मतलब क्या है? देखिए, दृग सुमन जो लिखा है मतलब आंखें सुमन के जैसी। अब पुष्प, पुष्प के जैसी आंखों को क्यों कहा गया है? क्योंकि पर्वतों पर, पर्वतों की चोटियों पर जो फूल के पौधे हैं, ठीक है, उनमें क्या आए हुए हैं? उनमें फूल आए हुए हैं। तो वो जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत की जो चोटियां हैं वो फूलों से भरी हुई हैं। अब ऐसा गोल आकार में फैला हुआ यानी करघनी के आकार, मेखलाकार का मतलब है करघनी के आकार में फैला हुआ विशाल पर्वत
अपने दृग सुमन, दृग सुमन का मतलब है फूल रूपी आंखों से, फाड़ मतलब खोल करके, अवलोक रहा है, बार बार अवलोक रहा है मतलब देख रहा है, बार बार मतलब कई बार, नीचे जल में निज महाकार, उन पर्वत की चोटियों के नीचे जो जल फैला हुआ है, ठीक है, क्योंकि बारिश हो रही है इस पर्वतीय क्षेत्र में, चोटियों पर भी बारिश गिरेगी और जो पानी लुढ़क करके इन चोटियों से इस बीच वाले स्थान पर आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, वह महान जल राशि, जो विशाल जल राशि इकट्ठा हुई है बीच में, बहुत ज्यादा पानी जो इकट्ठा हुआ है, उस फैले हुए पानी में पर्वत ऐसा लग रहा है जैसे अपने फूल रूपी आंखों से अपने आकार को नीचे देख रहा है। अब देखिए यहां पर चित्र अपने दिमाग में लगाइए, चित्र लाने की कोशिश करिए कि एक चारों तरफ से ऐसा क्षेत्र है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, लगातार बारिश हो रही है। अब जब बारिश होगी पहाड़ों की चोटियों पर तो कुछ पानी तो, अब पर्वत चूंकि चारों तरफ से घिरे हुए हैं तो पर्वत की चोटियों पर जो बारिश होगी वह पानी जो ऊपर गिर रहा है वह लुढ़क करके नीचे तो आएगा ही। अब पर्वत चारों तरफ से फैले हुए हैं, गोल आकार में है, तो जो पानी अंदर की तरफ गिरेगा, बारिश होगी, वह लुढ़क करके पर्वतों की चोटियों से नीचे आके जमा होगा, उसको निकलने के लिए बाहर तो कोई स्थान है नहीं। तो सुमित्रा नंदन पंत एक चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु आई हुई है, प्रकृति अपना पल पल वेश बदल रही है, अपने स्वरूप को बदल रही है, अपने आकार को बदल रही है, अपने को भिन्न भिन्न तरीके से दिखा रही है, और जो गोल आकार में, मेखलाकार मतलब करघनी के आकार में, गोल स्वरूप में फैले हुए विशाल पर्वत हैं, वो अपनी पुष्प रूपी आंखें, दृग सुमन का मतलब है फूल रूपी आंखों को फाड़ करके, मतलब पूरी तरह से खोल करके अवलोक रहा है, बार बार ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ अपने उन नन्हे नन्हे फूलों को अपनी आंखें बना करके अपने नीचे जो तमाम सारा पानी फैला हुआ है उसमें खुद के महाकार मतलब अपने बड़े आकार को, निज महाकार, निज मतलब खुद के, महाकार मतलब बड़े आकार को देख रहा है, ऐसा लग रहा है। नीचे क्या लिखा है, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। अब गौर करिए, जिसके चरणों में, अब जो नीचे पानी फैला हुआ है ऐसा लगता है वो बड़े तालाब या ताल की तरह से फैला हुआ है। ताल उसको कहते हैं जहां पर जमीन थोड़ी क्या है, छिछली हो, ठीक है, कम गहरी हो और उसमें दूर तक पानी फैला हुआ हो तो ज्यादातर उसको ताल कहा जाता है, ठीक है। तो यहां दूर तक जो पानी फैला हुआ है ऐसे लगता है कोई बहुत बड़ा तालाब पानी से भरा हुआ है। ऐसे तालाब को देख करके ऐसे लगता है कि जैसे वो पहाड़ के चरणों में, यानी नीचे चूंकि पानी इकट्ठा हुआ है तो नीचे वाले स्थान को पहाड़ का चरण कवि ने समझा है। अब देखिए चित्र उभारिए, पहाड़ की चोटियां तो ऊंचाई पे हैं, पानी इकट्ठा जो नीचे हुआ है, तो ऐसे लगता है कि जिसके चरणों में पला ताल, ऐसे लग रहा है कि नीचे जो पानी फैला हुआ है, नीचे जो ताल बना हुआ है, वो ताल पर्वत के चरणों में पला हुआ है। चरणों में इसलिए पला हुआ है क्योंकि वह पर्वत से ही बना है, तो उसकी महानता को बताने के लिए वो उसके चरणों में ऐसे लगता है कि आकर के इकट्ठा हो गया है। दर्पण सा फैला है विशाल, और यह दर्पण के जैसा फैला हुआ है। दर्पण मतलब आईना, शीशा, ऐसे लगता है कि जैसे वो शीशे की तरह से फैला हुआ है, क्योंकि पर्वत की चोटियों पर जो फूल उगे हुए हैं, पुष्प हैं, वो उन पुष्प रूपी आंखों से पहाड़ ऐसे लग रहा है कि अपने ही आकार को जमीन उस ताल में देख रहा है। तो जो ताल है वह कैसा फैला हुआ, कैसा लग रहा है, दर्पण सा, यानी कि शीशे के जैसा है।
ठीक है, क्योंकि पर्वत की चोटियों पर जो फूल हैं उनकी परछाई, उनकी छाया उस पानी में पड़ रही है, तो जैसे लगता है कि पर्वत अपने खुद महान आकार को उस नीचे फैले हुए पानी में देख रहा है। अब आगे का काव्यांश देखेंगे। इस अगले काव्यांश में लिखा गया है, गिरिका गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर, है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इस काव्यांश में पहले तो पहाड़ों से गिरने वाले झरनों का वर्णन किया गया है कि वो किस रूप में गिर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, और दूसरे आगे की 4 लाइनों में लिखा गया है कि पहाड़ से उठने वाले या पहाड़ से पैदा हुए या पहाड़ पर उगे हुए जो वृक्ष हैं वो क्या कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। गिरिका गौरव गाकर झरझर, झरझर मतलब झरझर की आवाज करने वाले झरनों के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि झरने जब यहां देखिए चित्र में, झरने जब पहाड़ से गिरते हैं तो वो कैसी आवाज करते हैं, झरझर की। ऐसा कवि को महसूस हो रहा है कि जो झरझर की ये आवाज कर रहे हैं कौन, गिरिका गौरव गाकर झरझर, झरने जो झरझर की आवाज कर रहे हैं उनकी इस झरझर की आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे वो गिर का मतलब होता है पर्वत, गौरव का मतलब होता है उसकी यशगान करना, यशगान, गौरव का मतलब होता है यशगान करना, उसकी हम कह सकते हैं तारीफ करना, प्रशंसा करना, गौरव गान करना। तो ऐसा लगता है कि उनकी झरझर की आवाज में वे क्या कर रहे हैं, पर्वतों, जिन पहाड़ों से वो उतर करके नीचे आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों के कारण ही वो पैदा हो रहे हैं, तो उन पहाड़ों को धन्यवाद स्वरूप वो क्या कर रहे हैं, उनका गौरव गान कर रहे हैं, उनकी तारीफ में कुछ बातें कर रहे हैं। झरझर की जो आवाज है वह आवाज कवि को ऐसे सुनाई पड़ रही है जैसे वो उन पहाड़ों का यशगान कर रहे हों, गौरव गान कर रहे हों, उनकी तारीफ में कुछ बोल रहे हों, क्योंकि वो पर्वत नहीं होते तो उनकी उत्पत्ति नहीं होती। इस कारण से ऐसा लगता है कि वो झरझर की आवाज करके पर्वतों का गौरव गान कर रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, वे झरझर की आवाज करके ऐसे लगता है कि पर्वत का गौरव गान करते हुए झर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, अपने अपने मतलब कि मतवाले होकर के, मद में मतलब मस्त होकर के, मद का मतलब होता है मस्ती में, ठीक है। अब मद और में दोनों एक साथ लगा है, तो मद में मतलब मस्ती में, मद का मतलब है कि मतवाले होकर के या मस्ती में, जो कह सकते हैं मद में नस नस उत्तेजित कर, अपने नस नस में उत्तेजना भर करके, उत्तेजित होकर के, जोश के साथ वो क्या कर रहे हैं, मोती की लड़ियों से सुंदर, जैसे मोती की लड़ियां होती हैं, मोती की माला होती है, एक एक मोती उसमें गुथा जाता है, वैसे ही मोती की लड़ियों के जैसे सुंदर, क्योंकि मोती क्या होते हैं, सफेद होते हैं, बिल्कुल बिना किसी दाग के होते हैं, साफ सुंदर लगते हैं। तो वैसे ही मोती की लड़ियों के जैसे, जैसे मोती धागे में पिरोया जाता है तो एक के बाद एक मोती होता है, वैसे ही जो ये पहाड़ से झरने गिर रहे हैं उनमें जो पानी की बूंदें हैं वो कैसी लग रही हैं, जैसे मोती की लड़ियां एक के बाद एक पिरोई गई हों। तो मोती की लड़ियों के जैसे सुंदर दिखने वाले झरते हैं झाग भरे निर्झर, निर्झर का मतलब झरने, जो झरते हैं पहाड़ से वो झाग भर देते हैं, झाग भरे का मतलब है झाग को भर देते हैं। जब पानी ऊंचाई से काफी गिरता है नीचे की तरफ तो जहां गिरता है वहां झाग उत्पन्न करता है, फेन उत्पन्न करता है। तो इन 4 पंक्तियों में कवि ने उस झरने का वर्णन किया है जो पहाड़ से नीचे गिर रहा है। उन्होंने क्या कह दिया है, संक्षिप्त में सुन लीजिए एक बार फिर से। वो कह रहे हैं कि जो झरने हैं वो झरझर की आवाज करके गिर रहे हैं, मानो लग रहा है कि वो पहाड़ का यशगान कर रहे हों। वो मस्ती में अपने नस नस में उत्तेजना भर करके मोती की लड़ियों से सुंदर दिखने वाले, झाग से भर देने वाले झरने गिर रहे हैं। ठीक है,
आगे लिखा है गिरिवर के उर से उठ उठ कर। अब यहां सीन बदल जा रही है, दृश्य बदल जा रहा है। अब वो कह रहे हैं, अब तक उन्होंने झरनों का वर्णन कर दिया, अब वो दूसरी चीज पर आ रहे हैं, वो है पेड़ों पर। पेड़ों के बारे में उन्होंने कहा है कि गिरिवर शब्द यहां पर्वत के लिए आया है, पहाड़ों के लिए आया है। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उर का मतलब होता है हृदय, उठ उठ कर मतलब, अब यहां पर गिरिवर के उर का मतलब क्या कहा गया है, जो पर्वत की चोटियों पर उगे हुए कौन है, तरुवर। यहां लिखा है दूसरी लाइन का अंतिम शब्द तरुवर का मतलब वृक्ष। ऐसे मालूम पड़ता है कि ये पर्वत के हृदय से उगे हुए हैं, पर्वत के हृदय से, उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर। ये जो पहाड़ की चोटियों पर उगे हुए वृक्ष हैं, ऐसे लगता है जैसे वो पहाड़ के हृदय से निकल करके उगे हुए हैं, वो ऊंची इच्छाओं से भरे हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि पहाड़ों पर पैदा होने वाले पेड़ या उगने वाले वृक्ष वो कैसे होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं, ज्यादा ऊंचाई वाले होते हैं, चाहे वो देवदार हो, चाहे शाल का वृक्ष हो। ये जो वृक्ष होते हैं ये बड़े लंबे होते हैं और सीधे होते हैं, बड़ी ऊंचाई वाले होते हैं। तो इन वृक्षों को, पहाड़ी वृक्षों को देख करके कवि कह रहा है कि जैसे लगता है कि ये गिरिवर यानी पर्वत के उर मतलब हृदय से उठे हुए हैं और उच्च आकांक्षाओं से भरे हुए तरुवर हैं, ऊंची इच्छाओं से भरे हुए हैं। आगे क्या कह रहे हैं झांक रहे नीरव नभ पर। ऐसे लगता है, नीरव का मतलब है शांत, नभ मतलब आसमान। ऐसे लगता है वे झांक रहे हैं, वे देख रहे हैं शांत नभ पर, आसमान पर। अनिमेष का मतलब है एक टक देख रहे हैं। अटल मतलब बिना हिले डुले, कुछ चिंता पर और कुछ चिंतित होकर के। अब यहां दो बातें कही गई, उच्च आकांक्षाओं से भर करके, एक टक, बिना हिले डुले और चिंताग्रस्त। दो बातें खास तौर पे जानने की है कि उच्चाकांक्षा क्या है उनके अंदर और वो चिंतित क्यों है। उच्चाकांक्षा क्या है, उनके अंदर ऊंची इच्छा इसलिए है क्योंकि वो सीधे आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊंचाई वाले हैं। तो ऐसे लगता है कि उनको देख करके, उनकी ऊंचाई को देख करके ऐसा लगता है कवि चित्र एक उभार रहा है प्रकृति का, कि उन सीधे ऊंचे वृक्षों को देख करके लग रहा है कवि को कि जैसे वे पर्वत के हृदय से निकल करके आसमान को छूने की ऊंची इच्छा, उच्च आकांक्षा, दो शब्द मिला हुआ है, उच्च और आकांक्षा। उच्च का मतलब ऊंची, आकांक्षा का मतलब इच्छा। ऐसे लगता है कि वो ऊंची इच्छाओं को लेकर के आसमान की तरफ बढ़े जा रहे हैं। उनकी इच्छा है कि मैं कब आसमान को छू दूं, ये ऊंची इच्छा उनके अंदर है। अनिमेष मतलब एक टक देख रहे हैं वो, नीरव नभ पर मतलब है झांक रहे नीरव नभ पर। उनकी ऊंचाई को देख करके ऐसे लगता है कि वो शांत आसमान पर एक टक, अनिमेष, अटल मतलब बिना हिले डुले, झांक रहे हैं कुछ चिंता पर और चिंतित भी हैं इसलिए कि जब वो देख रहे हैं कि वे आसमान नहीं छू पाए हैं तो उनके अंदर चिंता भी हो रही है। अंतिम काव्यांश अब हम देखें। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भूबर अंबर, धस गए धरा में सफेद शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब इसके एक एक शब्द को अर्थ में बताऊंगा, आप ध्यान देंगे, शब्दार्थ भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। उड़ गया अचानक लो भूधर, अब दृश्य बदल गया। अब तक आपने देखा कि झरने किस प्रकार से गिर रहे हैं और पहाड़ों की चोटियों पर उगे हुए वृक्षों को देख करके कवि के दिमाग में या कवि के मस्तिष्क में किस तरह का चित्र उभर रहा है वो आपने देखा। अब अगला दृश्य वो दिखा रहे हैं कि जो पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर जो बादल छाए हुए हैं, उन बादलों से कैसा दृश्य उभर रहा है उसका वर्णन किया गया है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। अब यहां जो पारद शब्द है इसका मतलब होता है पारा, मर्क्यूरी, जो जानते हैं आप,
ठीक है। आप देखे होंगे ब्लड प्रेशर की जो मशीन होती है उसमें डॉक्टर लेकर के आते हैं, तो जब वो पंप करते हैं तो एक पारा ऊपर नीचे होता है, मर्क्यूरी, उस पारे को ही पारद कहा गया है। लेकिन इस कविता के अर्थ के हिसाब से पारद का मतलब है, पारद यानी पारे के समान जो सफेद बादल हैं उनकी बात की जा रही है। उन पारे के जैसे, जैसे मर्क्यूरी के जैसे बिल्कुल सफेद बादल हैं और तेज चलने वाले हैं, वो ऐसे बादलों के बारे में कहा गया है। उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर का मतलब होता है भूमि को धारण करने वाला, नहीं, भूधर का मतलब है कौन? पहाड़ शब्द, पहाड़ के लिए भूधर शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। भूधर का मतलब क्या हो गया? पहाड़। तो उड़ गया अचानक लो भूधर, कवि कह रहे हैं कि अचानक से ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ ही उड़ गया हो। क्यों उड़ गया? फड़का अपार पारद के पर। फड़का मतलब आकर के अचानक फैल गया, अपार मतलब बहुत ज्यादा, पारद मतलब पारे के समान बादलों का, पर का मतलब पंख। अचानक बहुत ज्यादा बादलों का पंख इस प्रकार फैल गया, यानी बादल इस प्रकार फैल गए, पहाड़ की चोटियों के ऊपर पूरे बादल घिर गए, जैसे लगा कि पूरा पहाड़ ही गायब हो गया। आप ऐसे दृश्य को कभी न कभी जरूर देखे होंगे। कल्पना करिए आप उन पहाड़ी इलाकों में गए हैं जहां पर पूरा बादल छाया हुआ है, आपको पहाड़ की चोटियां नहीं दिखती क्योंकि वो बादलों से ढक जाती हैं। उसी ढके हुए दृश्य को कवि यहां कह रहा है कि जब बहुत ज्यादा बादल, सफेद बादल, पारे की तरह से दिखने वाले, पारे की तरह से दिखने वाले सफेद बादलों के पर मतलब पंख जब फैल गए, कहने का मतलब है जब बादल फैल गए उन चोटियों पर पहाड़ के, तो वो भूधर जो था, वो जो पहाड़ था, वो ऐसे लग गया है जैसे अचानक से उड़ गया हो। उड़ गया अचानक लो भूधर, जैसे लगता है उन बादलों के घिर जाने से जैसे लगता है कि वहां अब पहाड़ है ही नहीं, पहाड़ कहीं उड़ गया। अगली लाइन देखिए, रव शेष रह गए हैं निर्झर। रव का मतलब होता है केवल, केवल, केवल मतलब मात्र, मात्र शेष रह गए हैं, मात्र बच गए हैं। कौन? निर्झर। निर्झर मतलब झरने, केवल झरने ही बचे हैं। बादल इस तरह से आकर के छा गया पर्वत की चोटियों पर कि लगता है पहाड़ उड़ गया है, अब केवल क्या बच गए हैं? निर्झर मतलब झरने। है टूट पड़ा भू पर अंबर, ऐसे लगता है जैसे भू, भू का मतलब है भूमि, भू शब्द जो है भूमि का पर्यायवाची शब्द है। भू पर यानी जमीन पर ऐसे लगता है, अंबर यानी बादल आकर के, अंबर का मतलब आसमान, अंबर का मतलब बादल नहीं होता, अंबर का मतलब आसमान होता है, मुझसे गलती से निकल गया। ऐसे लगता है जैसे पूरा आसमान ही आकर धरती पर टूट पड़ा हो। है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सफेद शाल। अब वो जो बादल इस तरह से आकर के उन पहाड़ों की चोटियों पर छा गए कि जैसे लग रहा है धस गए, मतलब जमीन में धस गए। कौन? धरा में मतलब जमीन में, जमीन, अब भू, जमीन के लिए दो शब्द आए, भू और धरा। धस गए धरा में सभय शाल। सभय, भय, भय मतलब होता है डर, और सभय, स उपसर्ग लग जाने का मतलब है भय के साथ। ऐसे लगता है कि डर के मारे जो शाल के वृक्ष हैं, जो ये लंबे लंबे शाल के वृक्ष हैं, ये शाल एक विशेष पेड़ होता है जो बहुत लंबा होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो उन शाल के वृक्षों को का पता ही नहीं चल रहा है। बादल इस तरह से आकर के पूरे पर्वत पर छा गया कि जैसे लगता है पर्वत अचानक उड़ गया और केवल झरना ही बचा है। झरना क्यों बचा है? झरना भी दिख नहीं रहा है। झरना इसलिए बचा हुआ प्रतीत हो रहा है क्योंकि झरने की जो झरझर की आवाज है वो अभी भी सुनाई पड़ रही है। तो जैसे लगता है कि रवशेष रह गए हैं निर्झर। रव मतलब केवल, शेष, शेष मतलब केवल बचे हुए रह गए हैं झरने। है टूट पड़ा भू पर अंबर, ऐसे लगता है पूरा आसमान ही जमीन पर टूट पड़ा हो। धस गए धरा में सभय शाल। धरा मतलब धरती में, ऐसे लगता है भय के कारण, डर के कारण जो ये बड़े बड़े पेड़ थे वो धस गए हो, मतलब उनका भी कहीं पता नहीं दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है क्योंकि चारों तरफ बादल ही बादल छा गए हैं। तो ऐसी सीन को देख करके, दृश्य को देख करके जैसे लगता है कि शाल जैसे बड़े बड़े वृक्ष भी धरती में गड़ गए हों,
फंस गया हूं, उठ रहा धुआं जल गया ताल। और जो ये ताल फैला हुआ है पहाड़ों के नीचे, जो अपार जलराशि फैली हुई है, उस पर जब बादल आकर के टकरा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे उठ रहा धुआं, जैसे लग रहा है धुआं उठ रहा है और पूरा ताल क्या हो गया है, जल गया ताल। मतलब जैसे लग रहा है पूरा ताल ही जल गया है और उसमें से धुआं उठ रहा है। वो किस दृश्य की वजह से उठ रहा है? क्योंकि बादल आकर के टकरा रहे हैं उस पानी के तल पर, उस ताल का जो पानी है उसके तल पर आकर जब बादल टकरा रहे हैं तो जैसे लग रहा है कि पूरे ताल में आग लग गई हो, जल गया हो और उसमें से क्या उठ रहा है, धुआं उठ रहा है। दृश्य देखिए कितना बढ़िया बना करके लिखा है। यो जलद यान में विचर विचर। यान का मतलब होता है विमान, विमान आप जानते हैं, एरोप्लेन को हिंदी में विमान कहते हैं। जलद मतलब बादल, जल को जो देता है, जल जल और उसमें द लग गया, द मतलब देने वाला, जो जल को देता है बादल, जलद बादल का पर्यायवाची शब्द है। यूं जलद यान में विचर विचर, ऐसे लगता है कि जलद मतलब बादल रूपी, यानी बादलों के विमान में, विचर विचर मतलब घूम घूम करके, था इंद्र खेलता, खुद बारिश के देवता इंद्र भगवान, ऐसे लगता है कि वो बादलों के विमान में बैठ करके घूम घूम करके खुद इंद्र भगवान, इंद्र खेलता, इंद्रजाल, इंद्रजाल का मतलब है जादूगरी। ऐसे लगता है कि स्वयं इंद्र भगवान खुद बादलों के यान में बैठ करके, विमान में बैठ करके अपनी जादूगरी दिखा रहे हों। उस पर्वतीय प्रदेश में जो वर्षा की ऋतु है, जो बारिश हो रही है, उसको देख करके ऐसा नजारा उठ रहा है कि क्या हो गया है कि पूरे जो ये शाल के वृक्ष हैं वो गायब हो गए हैं। जैसे लगता है कि पहाड़ गायब हो गया है, केवल झरने रह गए हैं। और झरने के बाद वो कह रहे हैं कि जो नीचे ताल है, वो ताल ऐसे लग रहा है कि जैसे जल गया है, उसमें से धुआं उठ रहा है और खुद लगता है कि बादलों के विमान में बैठ करके इंद्र अपनी जादूगरी दिखा रहे हो। तो मित्रों, मैं समझूंगा कि आज की कविता आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली कविता को मैं फिर इसी तरह से रोचक बनाने की कोशिश करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट लिख करके जरूर आप बता सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।